हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लैट पॉइंट। आज की जो क्लास होने वाली एक तरीके से एक रिवीजन क्लास होने वाली है। लास्ट फोर जो क्लास में जो हम लोगों ने कवर किया था चीजें, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, आज हम लोग समरी में पढ़ेंगे, ताकि अगर कोई नया बच्चा वो ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी सारी चीजें समझ में आ जाए कि हम लोग अभी तक कितना कवर किए हैं, कैसे कैसे पढ़े हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो वो ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, प्लीज टेल मी ऑन इन कमेंट बॉक्स की क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है। प्लीज डू लेट मी नो। चलिए, थैंक यू सो मच। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, वो बच्चे जो क्लैट पीजी 2027 की क्रैश कोर्स में तैयारी करना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, और ये आपको मिलेगा ओनली वर्थ ₹5,999 में। और वो बच्चे जो सिर्फ मॉक टेस्ट कर लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सिर्फ अवेलेबल रहेगा ओनली ₹1,499 पे। और वो बच्चे जो पूरे कोर्स परचेज करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। कोर्स की जो प्राइस रहेगी ओनली वर्थ ₹14,999 रहेगी। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइडेड करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेगा। सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। आपको यहाँ पे 24/7 असिस्टेंस मिलेगा। कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क विद अस। चलिए, लेट्स बिगिन। चलो, तो हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1872 में आया था। ठीक है, नाउ देखिए, ये एक समरी क्लास रहेगी। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाके लास्ट के 4 क्लासेस देख सकते हो, उसमें हम लोग ने हर एक टॉपिक डिटेल्ड वे में कवर किया है। ठीक, अब इसका मेन मोटिव क्या था? भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लाया गया होगा, कोई नियम कानून ऐसे तो आता नहीं है। तो बेसिकली इसका जो मेन मोटिव था, टू गवर्न। क्या गवर्न? जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लोग करते हैं, जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी राइट क्या होगी, ड्यूटीज क्या होगी, लाइबिलिटीज क्या होगी, कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ये सारी चीजें मॉनिटर करने के लिए, गवर्न करने के लिए, ताकि कहीं कोई से गड़बड़ी ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो, सारी चीजें अच्छे से चले, इसलिए लाया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक, चलिए, नाउ सबसे पहले जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही तो सबसे पहले बात होगी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 2H में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। अब देखिए, दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? एग्रीमेंट, और दूसरा क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब दो लोग एग्री करते हैं एक बात पे, ठीक है, एक ही मतलब उनका जो माइंडसेट होता है, व्हेन बोथ द पार्टीज एग्रीज ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, उसको क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। मतलब दो लोग अगर एक बात पे एग्री कर गए, दोनों लोग सहमति है, उसको एग्रीमेंट कहते हैं। और ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है लॉ के द्वारा, मतलब जो प्रोहिबिटेड नहीं है, जो ऑफेंस नहीं है, जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है, जो इमोरल नहीं है, वो क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है? सेक्शन 2H में प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो सबसे पहले आप सेक्शन लिखेंगे, इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2H, और वो सारे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या होंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर एग्रीमेंट है, अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये एग्रीमेंट क्या है? भाई, अभी तो हम लोग ने कॉमन लैंग्वेज में देखा है कि जब दो लोग, व्हेन टू पर्सन एग्रीज ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एग्रीमेंट कहेंगे। लेकिन वेयर एक्ट में क्या है? वेयर एक्ट में है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। देखो, ये फॉर्मूला है बच्चे, ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग अच्छे से मतलब
याद कर लीजिए, चाहे आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अगर आप स्टूडेंट ही है, लॉ के ही स्टूडेंट क्यों ना हो, सेमेस्टर्स ही दे रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको वहां भी काम आएगा कि एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब ये ऑफर क्या होता है, मान लीजिए ए है, ए ने बी से कहा ये मेरी बाइक है, आप इसको 50,000 रुपए में खरीद लीजिए। ये क्या है, ये एक ऑफर है। क्या है ये, ऑफर मतलब एक व्यक्ति अपनी इच्छा सामने वाले व्यक्ति पे प्रकट कर रहा है, मतलब रख रहा है। वन पर्सन इज पुटिंग हिज विलिंगनेस टुवर्ड अनदर पर्सन, ये क्या है, ऑफर है। ठीक, एक व्यक्ति ने कहा, ए ने कहा कि आप मेरी बाइक 50,000 में खरीद लीजिए। अब एक्सेप्टेंस, बी कहता है ओके आई एम एग्री विथ योर टर्म्स एंड कंडीशन। ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने उसको हामी भर दी, दूसरे ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं 50,000 आपको दे दूंगा, बदले में आप मुझे अपनी बाइक दे दीजिएगा। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में आपसे कोई पूछे कि एग्रीमेंट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक, चलिए कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट तो होना चाहिए, एग्रीमेंट के साथ साथ ये एनफोर्सिबल भी होना चाहिए, अगर ये लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल लिया, ए ने बी से कहा ये बाइक आप 50,000 रुपए में ले लीजिए। ठीक है, बी कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको 50,000 रुपया दे दूंगा, उसके बदले में आप बाइक दे दीजिएगा। यहाँ पे एग्रीमेंट भी है, प्लस जो इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, 50,000 रुपया लेना देना बाइक देना, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, नियम कानून उसको मना नहीं करता है। लेकिन लेकिन अभी इसमें आता है ट्विस्ट, अगर ए कहता है बी से कि आप ये बाइक खरीद लीजिए, बदले में मुझे 50 केजी गांजा दे दीजिएगा, तो क्या वैलिड है, वेदर दिस टर्म्स एंड कंडीशंस आर वैलिड, नहीं, द आंसर इज नहीं, नो, ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट तो है बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी होना चाहिए। समझ गए, चलिए नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस देख लिए, उसके फॉर्मूला भी देख लिया। अब एसेंशियल एलिमेंट क्या है, सबसे पहली बात तो ऑफर होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो ऑफर होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वन पार्टी मेक्स एन ऑफर एंड द अदर एक्सेप्ट इट, सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन, यहीं से कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही होती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने का, भाई कोई ना कोई रहेगा, ऑफर देने की रहेगा, ठीक है ना, ऑफर और एक्सेप्टेंस तो होगा ही। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। अभी हम लोग ने दो एग्जांपल लिया, एक में ए बी से कहता है आप मेरी बाइक ले लीजिए और उसके बदले में मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, ये क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन। बट इफ इन केस इसमें ए कहता है आप मेरी बाइक ले लीजिए, उसके बदले में मुझे 50 केजी गांजा दे दीजिए, तो वेदर दिस इज अ लॉफुल कंसिडरेशन, द आंसर इज नो। क्यों, बिकॉज इट हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इसीलिए जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। क्लियर, दिस इज द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डन, नाउ द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉम्पिटेंट पार्टी, मतलब पार्टीज तो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, घबराइए नहीं, ठीक बच्चों, आपको सब समझ में आ जाएगा, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक, इसमें कोई ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको समझिए और आसान भाषा में समझिए, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी, ठीक है, सबसे पहली जो कंडीशन होनी चाहिए, भाई दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होने चाहिए। ठीक, अब ये काबिल कैसे होंगे, ये कैसे पता चलेगा, तो आने वाले सेक्शंस में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इनकी काबिलियत देख लीजिए कि जो दोनों पार्टी हैं ए एंड बी, बोथ मस्ट बी मेजर। अब ये मेजर क्या होता है, मेजर मतलब अबव 18 ईयर्स, ठीक है, अगर वो बिलो 18 ईयर्स है, अगर वो 17 साल 9 महीने 29 डेज के हैं, तो वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट।
उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो 18 साल उनका होना ही होना चाहिए। नाउ सेकंड, वो साउंड माइंड के होने चाहिए। अब यहाँ पे साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? वो आवाज वाला साउंड? नहीं, वो आवाज वाला साउंड नहीं है। साउंड माइंड का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सन है वो समझ पा रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में अंडरस्टैंड करने के साथ साथ दे आर ऑल्सो एबल टू फॉर्म अ रेशनल जजमेंट। रेशनल मतलब सही जजमेंट, जो उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में फिट बैठ रहा है, ऐसा जजमेंट फॉर्म करने के लिए कैपेबल है। ठीक, एंड दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो पहला क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। और तीसरा क्या है? कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। मतलब ए और बी दे बोथ मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड के होने चाहिए, मेजर होना चाहिए, और they both must not be disqualified from law in making the contract। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट, प्री कंसेंट। वाह वाह भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है। अगर ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी लॉफुल है, पार्टी कॉम्पिटेंट भी है, लेकिन अगर कंसेंट फ्री नहीं है तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो इनका कंसेंट भी होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक। अब ये क्या होता है भाई? कोवर्शन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, ये अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कंसेंट पे। मान लीजिए ए है, ठीक, ए बी से कहता है ये घर तुम मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। अब बी डर के मारे ये घर ए के नाम पे कर देता है। तो क्या यहाँ पे जो कंसेंट है वो फ्री है? आंसर इज नो, कंसेंट तो फ्री है ही नहीं। बी ने जो कंसेंट दिया वो तो डर के दिया है। इसीलिए फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल या इमोरल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए बी से कहता है मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, बदले में तुमको क्या करना है? सी को जान से मारना है। सी को क्या करना है? जान से मार देना है। तो यहाँ पे जो इनका ऑब्जेक्ट है क्या ये लॉफुल है? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आप किसी को जान से मारने के लिए कह रहे हो, विच इज मर्डर। क्या ये ऑफेंस है? तो ये लॉफुल तो है नहीं। इसीलिए कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो भी लॉफुल होना। ठीक, नाउ नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। मतलब अगर ए है बी है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो दोनों का जो इंटेंशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए चाहिए। अब इस पे बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, आगे चल के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, क्लैट में भी आता है, जुडिशियल एग्जाम में भी आता है। तो मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आप इसको फ्री छोड़, मतलब आप इस टॉपिक को स्किप कर ही नहीं सकते। मोर और लेस ये हर ऑल्टरनेट ईयर पे पूछता ही पूछता है। ठीक, तो पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है, एक वाइफ, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हस्बैंड वाइफ में कोई अगर बातचीत हो रही है, जैसे एच फॉर हस्बैंड एंड डब्ल्यू फॉर वाइफ, ठीक है। अब हस्बैंड जाता है दूर कमाने और कहता है वाइफ से कि मैं तुमको हर महीने 20,000 रुपया भेजू। ठीक, क्या 20,000 की बात है। अब मान लो 1 महीना हस्बैंड ने भेजा, 2 महीना भेजा, तीसरे महीने तो भेजा ही नहीं। अब वाइफ चली जाती है कि नहीं इन्होंने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो कोर्ट कहती है बेटा देखो, तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, तुम लोग में कोई भी रिलेशन, ये जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई भी इंटेंशन था नहीं, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो इंटेंशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। ऐसे नहीं कि अभी हवा में कोई बातें कर दिए और फिर चीजें हो गई, नहीं। आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो
क्लियर होना। नाउ सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, द टर्म्स मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अनसर्टेन है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अनसर्टेन है। गुड इवनिंग एवरीवन, विश यू वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आपको चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज अगर समझ में आ रही है तो गिव अ थम्स अप इन कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे भी थोड़ी एक्साइटमेंट हो आपको पढ़ाने में और अच्छा लगे कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक, चलिए। नाउ सर्टेनिटी ऑफ टर्म, इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक, और उसमें जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन वही क्लियर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, ए है और बी है। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम, ए जो है वो 12 सितंबर को एक ऑयल बी को भेजेगा। कौन सा ऑयल? पता नहीं। कितना लीटर ऑयल? पता नहीं। तो क्लियर तो है नहीं। तो अगर कोई भी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जो सर्टेन नहीं है, इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, वो क्या होगी? वो वॉइड होगी। इसीलिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करिए जिसकी थोड़ी चांसेस हो परफॉर्म करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आप जाइए 4 तारे तोड़ लाइए, तो वेदर दिस इज पॉसिबल? नहीं ना। तो इसीलिए आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करिए जो कि पॉसिबल है। अगर आप कोई इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक, तो इसीलिए जो काम पॉसिबल है वही करने की बात करिए, अदरवाइज सारे काम जो इम्पॉसिबल एक्ट है वो नहीं कर सकते। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, अब इसका क्या मतलब होता है? जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, जो दो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। ठीक, ए ए है और बी है। ए ने बी से कहा कि ठीक है, मैं ये पूरा घर तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, बदले में आप शादी नहीं करेंगे। बी कहता है ठीक है, पहले तुम घर अपना मेरे नाम पे करो। तो ए अपना पूरा घर बी के नाम पे कर देता है। ठीक, अब बी जाता है शादी कर लेता है। अब ए को आ जाता है गुस्सा, कहता है कि तुमने तो एग्रीमेंट किया था कि तुम शादी नहीं करोगे। तो बी कहता है बेटा, एग्रीमेंट तो तुमने कर लिया, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ लेते। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज क्या होता है? वॉइड होता है। अपने इंडिया में शादी को लेकर लोग बहुत क्लोजेस, इसीलिए इसीलिए ये क्लॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डाल दिया गया कि भाई अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप जीवन भर शादी नहीं करेंगे, वो क्या होगा? वो वॉइड होगा। इसीलिए आप कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे विच हैज बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय दिस एक्ट। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी हम लोग ने पढ़ लिया कि ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नाउ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टी होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, मतलब वो एकदम इम्पॉसिबल सा एक्ट नहीं होना चाहिए, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वॉइड। क्लियर है? ये है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, जिसमें कोई भी टर्म्स ऐसा नहीं है कि वो वॉइड होगा या फिर वॉइड है, मतलब वो एकदम बढ़िया साफ सुथरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉ उसमें कुछ नहीं कह रहे कि इसमें ये दिक्कत है, नहीं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब लीगली एनफोर्सेबल है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल नहीं है, जिसको लॉ एकदम साफ मना कर देती कि भाई देखो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में दिखता ही नहीं, दिस इज जीरो इन द आई ऑफ लॉ। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब
जीरो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको कितना भी एग्रीमेंट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लो ऐसे आंख बंद कर देता है, कहता है मुझे नहीं दिख रहा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लॉ साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं दिख रहा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो पार्टी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक, ए और बी। ए कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट सही है और बी कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है। अब यहाँ पे तो हो गया डिस्प्यूट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय वन पार्टी बट नॉट एट द अदर पार्टी, मतलब दोनों में डिस्प्यूट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि व्हेन बोथ द पार्टी एग्रीज इन सेम सेंस ऑन सेम थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो डिस्प्यूट हो गया ना, ये कह रहा है नहीं नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट सही, ये एग्रीमेंट सही है, बी कहता है नहीं नहीं ये एग्रीमेंट सही नहीं है, इसमें मैंने साइन अपने कंसेंट से नहीं किया है। ये क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक पार्टी कह रहा है सही है, दूसरा पार्टी कह रहा है ये गलत है। नाउ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ओहो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, व्हिच हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फॉर एग्जांपल अगर ए और बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, आप जाकर सी का मर्डर करिए, तो ये क्या है, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्पेसिफिकली फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक। नाउ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट। तो ये क्या है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चों प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप भूले ना चीजों को। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या कवर किया, कॉन्ट्रैक्ट कवर किया, एग्रीमेंट कवर किया, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर किया और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने कवर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म बाय द पार्टीज और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अब भाई देखो एग्रीमेंट हुआ, दोनों में टर्म्स एंड कंडीशन हुआ होगा कि आपको ये बाइक 12 तारीख को दिन में 11 बजे डिलीवर करना है, टर्म्स एंड कंडीशन हुआ, उसके बदले में हम आपको 50,000 रुपया देंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको परफॉर्म भी किया जाना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस पे, ठीक। या तो आप खुद परफॉर्म करिए या फिर आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज के परफॉर्म करवाइए, बट परफॉर्मेंस होना चाहिए। बट इफ इन केस दोनों में से कोई एक पार्टी परफॉर्म नहीं किया तो उसको कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों में से किसी एक पार्टी ने परफॉर्मेंस नहीं किया या फिर पीछे हट गया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और इसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या रेमेडीज होती हैं कि अगर दोनों में से कोई एक बंदा ने ब्रीच कर दिया, उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो हम लोग आगे चल के अभी देखेंगे। नाउ रेमेडीज, मान लो किसी ने ए और बी है, ए और बी में दोनों में से ए ने कॉन्ट्रैक्ट कहा कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, ठीक है चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने स्टेप पीछे लेता हूँ। तो क्या होगा कि तो इसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा ए को कि भाई तुम ही ने ब्रीच किया है ना, बी की क्या गलती, तो अपना जो एग्रीमेंट का जो अपना पार्ट था वो तो करने के लिए रेडी था, पीछे तो ए हटा है, ए को क्या करना पड़ेगा, डैमेज देना पड़ेगा, या फिर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो कोर्ट कहेगा वो परफॉर्म करना पड़ेगा, इंजंक्शन हो गया, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सारी चीजें है रेमेडी है जो कि अगर कोई बंदा ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को तो उसको ये सारे रेमेडीज अवेलेबल है, अदर पार्टी जो विक्टिम पार्टी है उसको ये सारी रेमेडीज अवेलेबल है, ठीक। एग्जांपल्स हम लोग ने ले लिया है, एक और एग्जांपल है, ए एग्रीज टू सेल अ लैपटॉप टू बी फॉर 40,000 रुपीज, बी एक्सेप्टेड द ऑफर्स एंड एग्रीज टू पे द प्राइस, इफ ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेट इट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्जांपल हम लोगों ने बाइक वाला देख लिया, लैपटॉप वाला देख लिया, क्लियर, डन, समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत है यू कैन आस्क विद कमेंट बॉक्स। चलिए नाउ सेक्शन 11, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो सेक्शन 11, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोग ने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जोर जोर से पढ़ा कि भाई पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, किस सेक्शन में, सेक्शन 11 में है द पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब 18 होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब ही इज एबल टू फॉर्म अ रेशनल जजमेंट, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
ये क्या होगा, साउंड माइंड का होगा। कब, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज आप लोग इसमें बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा। सेक्शन 11 क्या बताता है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो मेजर है, जो साउंड माइंड का है, और जो स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड नहीं है फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ। क्या है, साउंड माइंड, मतलब सॉरी, वो क्या है, कॉम्पिटेंट है। अब हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि जो पार्टी होनी चाहिए मेजर होने चाहिए, बट मान लो अगर कोई माइनर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या, मेजर मतलब अबव 18, माइनर मतलब बिलो 18 ईयर्स। अगर एक बच्चा 17 साल 9 महीने 20 दिन का है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वॉइड होगा। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरू से ही वॉइड होगा। और इस पे एक लीडिंग केस है, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसमें साफ साफ कहा गया कि एन एग्रीमेंट विद द माइनर क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो मतलब, वॉइड मतलब जीरो, वॉइड मतलब शून्य, ठीक, वॉइड मतलब जिसकी कोई एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ नहीं है, लॉ उसको कुछ मानता ही नहीं है। एब इनिशियो मतलब शुरू से, फ्रॉम द बिगनिंग। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें माइनर पार्टी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो हो गया। नेक्स्ट, साउंड माइंड। अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई जो बंदा होना चाहिए साउंड माइंड का होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है साउंड माइंड का क्या, तो इसका जवाब देता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है कि मैं बताऊंगा साउंड माइंड मतलब क्या होता है। तो अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के समय। अब देखो ये शब्द क्यों यूज किया गया, इसलिए यूज किया गया कि मान लो कोई एक इंसान है जो 5 साल पहले पागल था, अभी उसका दिमाग सही है, अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो ठीक है, डॉक्टर ने भी कह दिया कि भाई ये इंसान है वो सही हो गया, ये पागल अब नहीं है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आंसर इज यस। कैसे पता, यहाँ से कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये कि नहीं कि 5 साल पहले पागल था तो आज भी इसको पागल ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के समय क्या, अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, इफ ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, इफ ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सारे कंडीशंस उसको समझ में आ रहा है, सारे टर्म्स उसको समझ में आ रहा है, और समझने के साथ साथ he is capable of forming a rational judgment about its effect on his interest, तो वो बंदा साउंड माइंड का माना जाएगा। नाउ कंसेंट, बहुत हम लोगों ने बात किया कंसेंट कंसेंट कंसेंट, कंसेंट मतलब क्या होता है, तो आता है सेक्शन 13 कि टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्रीज अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। फॉर एग्जांपल, अब इसे बहुत इजी सा एक एग्जांपल लीजिए, हमने ए ने कहा बी से, ए ने कहा बी से कि मुझे मैगी खाने का मन है, बी ने कहा मुझे भी मैगी खाने का मन है, ठीक है, सेम थिंग मैगी, सेम सेंस मतलब दोनों को मैगी खाने का मन, ठीक है, क्या खाने का मन है, मैगी, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, कंसेंट, मतलब बोथ ऑफ देम एग्रीज ऑन सेम थिंग दैट इज मैगी इन द सेम सेंस कि दोनों को खाना है। समझ गए, बहुत इजी सा एग्जांपल है, इससे ज्यादा इजीली कोई नहीं समझा पाएगा कि भाई कंसेंट का क्या मतलब होता है। तो मीटिंग ऑफ अ माइंड, ठीक, अब इसको लॉ की लैंग्वेज में देखेंगे, ए ने बी से कहा कि ये बाइक आप ले लीजिए, इसके बदले में आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिएगा, बी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, आई एम एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस, दोनों क्या हो गए, दोनों का कंसेंट हो गया, फिर दोनों एग्री हो गए इन द सेम थिंग इन सेम सेंस। नाउ अब ये फ्री कंसेंट क्या होता है, भाई कंसेंट तो हम लोग ने देख लिया, फ्री कंसेंट क्या होता है, तो सेक्शन 14 कहता है कि इसका जवाब मैं दूंगा, भाई अभी मैं बचा हूँ। सेक्शन 14, फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि व्हेन अ कंसेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कोercion, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, तो इसको क्या कहा जाएगा, फ्री कंसेंट कहा जाएगा, ठीक। फॉर्मूला, कंसेंट, एब्सेंस ऑफ कोercion, एब्सेंस ऑफ undue influence, एब्सेंस ऑफ फ्रॉड, एब्सेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड एब्सेंस ऑफ मिस्टेक, इसको क्या कहा जाएगा, फ्री कंसेंट कहा जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, तो अगर कंसेंट कोercion से लिया गया है तो फ्री कंसेंट। अब कोercion क्या होता है, आप लोग के दिमाग में ये चीज तो आ रहा होगा भाई कि कोercion क्या है, तो फिर आता है सेक्शन 15 कहता है मैं बताऊंगा कोercion क्या होता है। कोercion एक एग्जांपल लेते हैं, ए है, ए बी से कहता है ये जो तुम्हारा बंगला है वो तुम मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो मैं तुमको जान से मारूंगा।
अब ये जान से मार दूंगा क्या है, ये थ्रेटनिंग कर रहा है, वो डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। तो ये क्या है, जहां पे थ्रेटनिंग आता है या फिर इफ अ पर्सन इज डूइंग एनी एक्ट व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ, उसको थ्रेटन कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में अगर किसी ने कंसेंट दिया है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कोर्शन में कंसेंट देना कहा जाएगा। और इसमें जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक, कोर्शन मीन्स कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एन एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम तुमको गोली मार देंगे अगर ऐसा काम नहीं करोगे, मैं तुमको घर में बंद कर दूंगी अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे, मैं तुमको खाना पानी नहीं दूंगा। इस टाइप के जो एक्ट है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कोर्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। कंसेंट ऑब्टेन बाय कोर्शन या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्शन में हो रहा है वो वॉइडेबल होगा। हम लोग ने वॉइड पढ़ लिया था, वॉइडेबल भी पढ़ा था। वॉइडेबल मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय द वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। एक पार्टी कह रहा है कि नहीं इन्होंने कंसेंट सही दिया था, दूसरा पार्टी कह रहा है नहीं नहीं मैंने इस एग्रीमेंट में कंसेंट नहीं सही दिया था, यहाँ पे इसने मेरे साथ थ्रेटन यूज किया था तो मैंने मुझे जबरदस्ती में कंसेंट देना पड़ा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। अब ये एक मूवी है जिसमें किसी का एक एग्जाम्पल लिया गया, नो मीन्स नो, उसी पे ये सेक्शन बेस्ड है कि भाई अगर अगला कह रहा है नो तो नो होता है। आप किसी को डरा के धमका के अगर आप कंसेंट ले रहे हो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर, समझ गए? चलो अब आ जाओ अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। पोर्शन देख लिया हम लोग ने, अनड्यू इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, एक आदमी है फॉर एग्जांपल ए और बी है, ए ऐसे पोजीशन में है जिसकी सारी बात बी हो, ठीक है, ए इज इन अ पोजीशन जहां पे वो बी का जो विल है वो डोमिनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए एक डॉक्टर है, बी पेशेंट है, ठीक, या फिर ए एक पंडित है, लेट अस चेंज द एग्जांपल, ए क्या है, एक पंडित जी है और बी क्या है, उनके शिष्य है। अब ए कहते हैं लाओ मैं तुम्हारा कुंडली देखता हूँ, ठीक, बी भाई लीजिए गुरुजी देखिए, ठीक। अब ए जो है वो कहता है कि अगर तुमको तुम्हारे जीवन में सुख शांति चाहिए तो ये घर जो तुम्हारा है जिसमें तुम रह रहे हो उसको मेरे नाम पे, बी उसकी चूंकि सबकी बात मानता है, बी वो घर उसके नाम पे। तो यहाँ पे क्या है, ए ने क्या किया, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, मतलब उसको गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट किया, उसको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। यहाँ पे when a party is in position to dominate the will of other person and he is using his position in unfair manner, ठीक, जहाँ पे एक पार्टी क्या है, is in position to dominate the will of other and uses that position to obtain unfair advantage, यहाँ पे जो कंसेंट है ये कहा जाएगा जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, the consent is affected by an undue influence, for example parents, child, guardian, board, doctor, patient, trustee, beneficiary and spiritual advisor and devotee। क्लियर, समझ गए? अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस अफेक्टेड है तो वो क्या होगा, वो भी वॉइडेबल होगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अफेक्टेड पार्टी। चलो क्लियर, कहां से वॉइडेबल होगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अफेक्टेड पार्टी। ना फ्रॉड, आप लोग ने बहुत देखा मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ ये हो गया, फ्रॉड हो गया, छल कर दिया, कहां से आता है फ्रॉड, फ्रॉड यहीं से आता है। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताते कि भाई फ्रॉड है क्या। फ्रॉड मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को जानबूझ के गलत स्टेटमेंट बता रहे हो इस इंटेंशन से कि वो इस स्टेटमेंट पे बिलीव कर ले, इसको क्या कहा जाएगा, फ्रॉड कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए नोज दैट द मशीन इज डिफेक्टिव बट डेलिबरेटली हाइड्स द डिफेक्ट फ्रॉम बी एंड सेल इट। मान लो आप कहीं जाते हो एक गाड़ी देखने, कार, ठीक, अब आप पूछते हो कि ये कार कितनी किलोमीटर चली है, वो कहते नहीं नहीं अभी नहीं है, 20,000 किलोमीटर चली है बस, बट रियल में वो कार क्या 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। अब आप भाई कार लेके आते हैं, वो कार खराब हो जाती है, बाद में आपको पता चलता है कि अरे ये तो बहुत पुरानी कार है, 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, मतलब एक इंसान जानबूझ के गलत स्टेटमेंट आपको बता रहा है ताकि आप उस पर बिलीव कर लें और उस पर वर्क करें, उसको परचेज कर लें।
ठीक, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको फ्रॉड कहा जाएगा। अब देखो, ये तो इंसान जानबूझ के गलत बात बता रहा है या फिर कोई ऐसी बात जो उसको बतानी चाहिए थी बट वो आपसे छुपा ले रहा है, ये भी क्या होगा, ये भी फ्रॉड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए जाता है कार खरीदने, ठीक, अब कार एकदम नई होती है, इस कंडीशन में नई कार है, ये कहता है कि कार सही है, तो ये कहता है हाँ हाँ कार सही है। ये कहता है कितने किलोमीटर चली, वो कहता है कि 20,000 से ज्यादा नहीं चली, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके जाइए। लेकिन बी ये नहीं बताता है कि इस कार का ब्रेक फेल है और ये इसको परचेज कर लेता है। तो यहाँ पे बी ने गलत बात बताई नहीं, बट जो एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट बात थी इसने उसको छुपा लिया। ये भी फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा बच्चों, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या आप अगर ए या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति को जानबूझ के कोई गलत बात बताता है, कोई झूठी बात बताता है या फिर कोई एसेंशियल बातें छुपा लेता है, तो दोनों केस में फ्रॉड होगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट सामने वाले को दे रहा है जानबूझ के या फिर कोई एसेंशियल बातें छिपा ले रहा है, वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, misrepresentation. So misrepresentation occurs when a person makes a false statement without any intention to deceive, but the other party is induced to enter into contract. तो मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब इंसान को उतना गंदा इंटेंशन नहीं था, बट हाँ उसको भी नहीं पता था, ठीक, इस वजह से वहां पे मतलब कोई इंटेंशनली वो छल कपट करने का इरादा नहीं था। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। सेक्शंस आप लोग याद कर लीजिएगा, बिकॉज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूजुअली क्लैट के एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, या फिर आप जुडिशरी का एग्जाम देंगे या फिर आप अदर सेमेस्टर्स के एग्जाम भी देंगे, तो सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शंस आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो बाकी प्रोविजन है वो आप समझ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आप एग्जाम्पल्स समझ लीजिएगा, एसेंशियल एलिमेंट्स देख लीजिएगा, और ये सेक्शन आफ्टर ऑल कहना क्या चाहता है वो आप देख लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जरूरी नहीं आप उसमें वर्ड बाय वर्ड लिखे, आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोविजन समझ के जाके वहां पे लिख आ रहे हैं तो उससे भी आपको बढ़िया काम होगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो प्लीज रट्टाफिकेशन से बचिए। अगर आपने चीजें याद किया आज तो आपको याद हो जाएगा, बट आगे चल के डेफिनेटली आप भूल जाएंगे। इस वजह से आप जो प्रोविजंस है उसको समझने की कोशिश करिए, और सेक्शंस को आपको याद करना ही करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो उस पर याद करिए। ठीक है, नाउ सेक्शन 19 वॉइडेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट प्री कंसेंट। तो कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा? अगर कोर्शन से अफेक्टेड है, फ्रॉड से अफेक्टेड है, मिसरिप्रेजेंटेशन से अफेक्टेड है, तो वॉइडेबल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कब कौन सा एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा? इफ इट इज अफेक्टेड बाय कोर्शन, इफ इट इज अफेक्टेड बाय फ्रॉड, इफ इट इज अफेक्टेड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव टिक करना है। नाउ नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर अब देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या देखा, कोर्शन देखा, फ्रॉड देखा, मिसरिप्रेजेंटेशन देखा। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज अफेक्टेड बाय कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। बट अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस तो क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का आगे पता चलेगा। सेक्शन 19A ये क्लियर कहता है कि अगर व्हेन a consent is obtained through undue influence, the contract is voidable at the option of the affected party. The court may set aside the contract completely। भाई अगर ऑब्वियस बात, अगर आप किसी को गलत तरीके से मैनिपुलेट करके काम करवा रहे हो तो कोर्ट में पिटिशन पड़ती है जो भी, और शूट में उसमें क्या कोर्ट क्या कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली, कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर आपने गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया तो इसको आप किनारे रख दो। दूसरा, सेट असाइड इट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएट टर्म्स। नाउ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दैट इज सेक्शन 20, जहां पे दोनों पार्टी मिस्टेक में। अब ये मिस्टेक क्या है, देखो सिचुएशन ऐसी अराइज होती है कभी कभी दोनों ए और बी है, ए और बी है। क्वेश्चन ये है, ए और बी जाता है, ए जाता है बी से एक हॉर्स परचेज करने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू बाय ए स्पेसिफिक हॉर्स फ्रॉम बी, ठीक, बट इट इज अननोन टू बोथ द पार्टीज दैट द हॉर्स हैज बीन ऑलरेडी डाइड। मान लो अगर दोनों पार्टी, ए जाता है एक हॉर्स परचेज करने बी से, दोनों में सारी एग्रीमेंट हो जाती है कि नहीं ठीक है आप हॉर्स परचेज कर लीजिएगा, उसके बदले में आप मुझे 50,000 रुपया दे दीजिएगा। बट ये दोनों में से किसी को नहीं पता है कि भाई जिस हॉर्स की बात हो रही है वो मर चुका है, वो अब नहीं है,
तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पार्टीज क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है। देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ अलग होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलग होता है। ठीक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो एग्रीमेंट वॉइड होगा, बट अगर एक पार्टी मिस्टेक में है तो उससे जो एग्रीमेंट है उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक, तो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है जिसमें दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो ऐसे सिचुएशन में जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, मतलब जीरो होगा, शून्य होगा इन द आई ऑफ लॉ। भाई आप जिस हॉर्स को परचेज करने जा रहे थे, ना ए को पता है कि वो मर गया, ना बी को पता है वो मर गया, तो परचेज क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई एग्रीमेंट का एसेंशियल फैक्ट है जिसपे दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रहे हैं कि भाई किसी को, दोनों में से किसी को नहीं पता है, तो अगर म्यूचुअल मिस्टेक है, अगर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो ऐसा सिचुएशन में जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, बट द एसेंशियल कंडीशन इज कि बोथ द पार्टीज मस्ट बी अंडर अ मिस्टेक ऑफ एसेंशियल फैक्ट। जो फैक्ट होना चाहिए वो एसेंशियल होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। नाउ मिस्टेक ऑफ लॉ, सेक्शन 21 बहुत क्लियर है। अगर इंडियन लॉ है तो आपको किसी भी तरीके का एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, अगर फॉरेन लॉ में अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको एक्सक्यूज मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉ ये मानता है कि भाई आप इंडिया में रहते हो, आपको थोड़ा मोड़ा कानून तो पता ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा अपने देश में कानून है, ऐसा नहीं है। तो अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है और वो भी मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है, तो इस ग्राउंड पे अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was entered into under a mistake as to law enforced in India। तो भाई बच्चों, अगर इंडियन लॉ में मिस्टेक हो रहा है तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल नहीं होगा। अगर फॉरेन लॉ है, मिस्टेक रिगार्डिंग फॉरेन लॉ इज जनरली ट्रीटेड एज अ मिस्टेक, तो जो लॉ है वो कहती है कि नहीं है कोई बात नहीं, मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा इनको रिलैक्सेशन दे देते हैं। लेकिन अगर उसी जगह मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ, वो भी इंडियन लॉ, तो कोर्ट कहती नहीं, ये नहीं, ऐसे हम आपको नहीं छोड़ सकते। तो एग्जामिनेशन ट्रिक क्या है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो जनरली इसको एक्सक्यूज नहीं किया जाता है। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है तो इट इज ट्रीटेड एज इक्वल एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट और ये वॉइड होता है। ठीक, नाउ यूनिलेटरल मिस्टेक। अब देखो सेक्शन 20 और 22 साथ में पढ़ने वाला है। 20 क्या कहता है, जिसमें दोनों पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, और 22 क्या कहता है, जिसमें सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है। ऐसे सिचुएशन में जहां पे सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because one party was under the mistake as to matter of fact। अब देखो ये सेक्शन क्या कह रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा है कि मान लो दो लोग हैं, ए और बी, दोनों में से किसी एक को उसके फैक्ट समझ में नहीं आए। ठीक, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे भारी गलती हो गई। कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है देखो तुम्हारी गलती हुई, अब तुम झेलो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा तो वॉइड की तो दूर की बात है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। साफ साफ ये सेक्शन कहता है कि अगर तुम दोनों में से कोई एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो छोड़ो, वॉइडेबल ही नहीं होगा, वो वैलिड ही रहेगा। जैसे तुमने किया था वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तुम ये मत कहना कि नहीं इसको वॉइडेबल कर दीजिए, इसको वॉइड कर दीजिए, नहीं, वॉइड तो चांस ही नहीं है, वॉइडेबल भी नहीं होगा। ये सेक्शन ये कहता है, इसको आप लोग मतलब एक पॉजिटिव सेंस में इस सेक्शन को पढ़िएगा कि इस सेक्शन की जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा नेगेटिव है, मतलब बच्चों को ये लगता है कि नहीं ये वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइड होगा, नहीं। ये सेक्शन कह रहा है कि भाई देखो वॉइड तो 100% नहीं होगा, वॉइड के साथ साथ आप इसको वॉइडेबल भी नहीं होगा। ठीक, समझ गए? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब हमने पढ़ा था तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो द क्वेश्चन इज कि कब कौन सा कब कौन सा कंसिडरेशन है, कब कौन सा ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होगा। व्हेन इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, या फिर व्हेन इट इज नॉट फ्रॉडुलेंट नहीं है, या फिर इमोरल नहीं है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, इट डज नॉट इन्वॉल्व इम्प्लाइज इंजरी टू एनी पर्सन प्रॉपर्टी, या फिर इफ इट डज नॉट डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। ऐसे सिचुएशन में जो कंसिडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लॉफुल माना जाएगा। और ट्विस्ट अभी आना बाकी है, किसी ऐसे एग्रीमेंट में जहां पे कंसिडरेशन अनलॉफुल है
या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसका अनलॉफुल है, तो ऐसे सिचुएशन में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि अगर कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, तो ऐसे सिचुएशन में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। क्लियर? इजी फॉर्मूला क्या है, अगर फॉरबिडन है, डिफीटेड बाय लॉ है, फ्रॉड, इंजुरी, इमोरल, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंसिडरेशन है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। क्लियर? देखो, कंसिडरेशन इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो तो आप कंसिडरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। और इस पे एक सेक्शन भी अगर हम लोग आगे अभी चल के पढ़ेंगे, एक सेक्शन है सेक्शन 25, जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एक्सेप्ट देयर आर 3 एक्सेप्शंस, कि अगर वो लव एंड अफेक्शंस में हो रहा है या फिर टाइम बार नीड है या फिर आप पास वॉलंटरी सर्विस के बेसिस पे आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। अदरवाइज जनरल जो रूल है वो ये है कि एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नाउ नेक्स्ट, पार्शली अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। अब देखो, पार्शली, अभी देखो अपने इंडिया में ना बहुत सारे सिचुएशन अराइज होते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं। तो एक बार अगर सेक्शन ने कह दिया कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल है या फिर अनलॉफुल है, अनलॉफुल हुआ तो वॉइड हो जाएगा, तो लोग यहाँ शांति से बैठेंगे नहीं, वो ये पूछेंगे अगर आधा ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल है, आधा लॉफुल है, तब क्या होगा? क्वेश्चन आता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इफ अ पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीमेंट मे बी वॉइड। अब यहाँ पे एक बच्चे प्रोविजन, एक जो आता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा इसको, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने इसमें पढ़ा होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन की अगर कोई ऐसा पोर्शन है जिसको आप प्रॉपर सेपरेट कर सकते हैं, तो वो सेपरेट वाला पोर्शन ही सिर्फ वॉइड होगा। बट विद द मिक्स है कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो पूरा एग्रीमेंट क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। क्लियर? चलो, एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। अगर उसको सेपरेट नहीं कर सकते तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। नाउ सेक्शन 25 जनरल रूल, अभी हम लोग ने बात किया कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा, वॉइड होने वाला है। तो इसीलिए कंसिडरेशन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज बताइए, व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। चलो, वेरी गुड, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या होता है, आप बदले में क्या दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि ये बाइक आप मेरी रख लीजिए, इसके बदले में आप मुझे 50,000 रुपए दीजिए। ये बदला वाला जो सीन होता है, नहीं, इसके एवज में आप मुझे 50,000 रुपया दीजिएगा, तो ये 50,000 क्या है, ये कंसिडरेशन है। ठीक है? तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, जिसमें कोई बदले में आप कुछ नहीं दिया जा रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, ठीक है, ये कि नहीं कि उन्होंने आपको बाइक असली में दिया, आपने उनको मन में 50,000 रुपया दे दिया, ऐसा नहीं होता। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड स्पेसिफिक एंड लॉफुल। ठीक? जनरल रूल क्या है, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है। एक्सेप्शंस क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया गया है तो वैलिड होगा, पास वॉलंटरी सर्विस है तो वैलिड होगा, टाइम बार डेट है तो वो वैलिड होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट रूल, नो कंसिडरेशन वॉइड, बट सेक्शन 25 प्रोवाइडेड 3 एक्सेप्शंस, जिसमें ठीक है भाई वैलिड हो जाता है, थोड़ा रिलैक्सेशन लॉ भी दे देता है। लॉ कहता है कि मैं इतना क्रूर नहीं हूं कि मैं आप लोग को ऐसे ही मतलब छोड़ दूं, नहीं, लॉ कहता नहीं ठीक है भाई। चलो, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड, सेक्शन 26। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में है हम लोग, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट तो कोई सोच भी नहीं सकता कि जिसमें आप ये कह दो कि नहीं ठीक है मैं आपको सब कुछ दूंगा, आप जिंदगी भर शादी मत करो। तो साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि भाई देखो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज लॉ का वॉइड होगा, सेक्शन 26, वेरी इंपॉर्टेंट। Now, agreement in restraint of trade. Every agreement by which the person is restrained from exercising a lawful profession, trade, business is void. अब आप इसको कहीं और भी पढ़े हैं, आपको याद आ रहा है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं आर्टिकल 19, तो उसमें ये भी तो होता है भाई, अगले का फंडामेंटल राइट है, और आप किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो किसी को बांध नहीं सकते, एक्सेप्ट देयर आर सम सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो। बट जो जनरल रूल है वो यही है कि अगर ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कि आप किसी को प्रोफेशन से, किसी को ट्रेड करने से या फिर किसी को कोई बिजनेस करने से मना नहीं कर सकते, अगर ऐसा इनकेस अगर ऐसा एग्रीमेंट है भी तो वो वॉइड होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट,
सेक्शन 21 एग्रीमेंट इन रजिस्टर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड होगा। फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। हस्बैंड एक वाइफ से एग्रीमेंट करवाता है कि मान लो इन फ्यूचर अगर हमारे तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो तुम मेंटेनेंस क्लेम नहीं करोगी। ऐसे सिचुएशन में मान लो एग्रीमेंट हो भी गया तो उस एग्रीमेंट की जो वैल्यू है वो 0 होगी और ऐसा एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। सेक्शन 29 एग्रीमेंट, अगर ऐसा एग्रीमेंट है जिसके टर्म्स एंड कंडीशन अनसर्टेन है तो वो वॉइड होगा। एन एग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट्स मीनिंग इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। फॉर एग्जांपल ए एग्रीज टू सेल बी 100 of tons of oil without specifying what kind of oil, whether the meaning cannot be। मैं भाई इन लोग में तेल वेल को लेके कोई एग्रीमेंट हुआ था और ये स्पेसिफिक नहीं कि भाई किस तेल की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको स्पेसिफिक नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। कहाँ से पता चलता है? सेक्शन 29 से पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, आपको इसको स्किप नहीं करना है। वेगरिंग एग्रीमेंट, मान लो कहीं सट्टेबाजी चल रही है और आपने उसमें पैसे लगा दिए और आप जीत गए बट आपको रियल में कुछ नहीं मिला, तो आप जाते हैं कोर्ट में शूट फाइल करते हैं कि नहीं मैंने सट्टेबाजी में इतने पैसे जीते, तो कोर्ट आपको वापस भेजेगी अरे बेटा जाओ सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आओ। एन एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेगर इज वॉइड, ठीक है। और आप कोई भी शूट नहीं फाइल कर सकते उस चीज के लिए, रिकवरी के लिए जो जीता हुआ अमाउंट है। तो भाई अगर तुम सट्टेबाजी कर रहे हो तो अपने रिस्क पे करो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इसमें, कोर्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। क्यों? सेक्शन 30 साफ साफ मना करता है कि एन एग्रीमेंट मेड बाय द वे ऑफ वेगर इज वॉइड। फॉर एग्जाम्पल अब इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ये है कि जो पार्टीज है वो अनसर्टेन इवेंट पे उसने अपने बेटिंग की होनी चाहिए। देयर आर चांसेस, इक्वल चांसेस कि एक पार्टी जीतेगा तो दूसरा पार्टी हारेगा। तो ये क्या है? ये वेगरिंग एग्रीमेंट है और वेगरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है। नाउ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखो कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा है कि अगर आपकी गाड़ी या फिर अगर किसी का घर जल गया तो इंश्योरेंस उसको 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया देगा। तो अगर ऐसा हो गया तब हम करेंगे। इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। A contract to do or not to do something if some event collateral to such contract happen or does not happen. He agrees to pay B 1 लाख रुपीज if B house is destroyed by fire। अगर तुम्हारा घर जल जाता है तो मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। तो जहां पे अगर वाली बात होती है वहां पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्शन 31, ठीक। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 32 enforcement when event happen। If contingent contract depend upon uncertain future event happening, it cannot be enforced unless and until that event happen। अगर कोई contingent contract किसी happening event पे बेस्ड है कि अगर ऐसा होता है तो जब तक वो event हो ना जाए तब तक उसको नहीं माना जाएगा कि वो हुआ है, ठीक है। तो अगर 100% हो गया तब मान लिया जाएगा कि तब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्स हो जाएगा। Now, event not happening when a contingent contract depend on event not happening। मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब मैं करूंगा, तो वो नहीं हुआ कब माना जाएगा? जब तक वो काम इम्पॉसिबल ना हो जाए, ठीक है। इट कैन बी एनफोर्स व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, ठीक। सेक्शन 33 बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ future conduct of a living person when a contingent contract depend upon how a person will act on a specific future unspecific future time, the event become impossible when that person does something making the expected conduct impossible। now 35 ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है बट ये सिर्फ एमसीक्यू प्रोविजन, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उससे ही रिलेटेड है, ये मेंस में नहीं आता है। तो सेक्शन 35 क्या बताता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। चलो अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एसेंशियल एलिमेंट पढ़ लिया आपने, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया। भाई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा ये कहाँ पता चलता है? सेक्शन 37 से 67 से पता चलता है। इसमें क्या क्या पोर्शंस आपको पढ़ना है कि कौन कौन परफॉर्म करेगा, पर्सनल परफॉर्मेंस कब रहेगा, जॉइंट प्रॉमिस क्या होता है, टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या है एंड डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस क्या है, ये आपको पढ़ना है इस पोर्शन में। नाउ
इंपॉर्टेंट सेक्शंस अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 51 से लेके 54 तक, 55, 56 अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और 59 टू 61 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। नाउ इम्पॉसिबिलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन भाई बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया पढ़ के, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कहता है थोड़ा हमको भी पढ़ लो, हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए पढ़ा पढ़ा के, ठीक है। तो 56 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन हो गया, जो ऐसा एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, ठीक, तो वहां पे वो टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, और इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इम्पॉसिबिलिटी, ठीक, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ए ने कहा बी से ये मैं घर बी के नाम पे कर दूंगा, और बी की हो जाती है डेथ, तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है? नहीं। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म करना इनिशियली या फिर शुरू में इम्पॉसिबल हो या फिर बाद में इम्पॉसिबल हो गया हो, तो वो वॉइड होगा। इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर 6। डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी लास्ट की 4 वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे सारे क्वेश्चंस हम लोग ने डिटेल में कवर किया है। अभी हम लोग सिर्फ ये आज जो हमारी क्लास है सिर्फ एक समरी बेस्ड क्लास है उन बच्चों के लिए जो लोग आज जो हम लोग से ज्वाइन किए हैं, ये उन बच्चों के लिए समरी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस, सेक्शन 73 टू 75, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको क्या पढ़ना है कि एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच, उसमें डैमेजेस क्या क्या मिलेगा, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, रिमोट डैमेज, ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेज, पेनाल्टीज एंड ड्यूटीज टू मिटिगेट, इसमें लीडिंग केस भी है, वो ये सारे आपको देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये सेक्शंस पोर्शन यहाँ से देखते हैं। नाउ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक, सेक्शन 124 से लेकर 147 तक है। इसमें इंडेमनिटी की मीनिंग आपको देखनी है, इंडेमनिटी होल्डर कौन है वो आपको देखना है, और लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिटर फायर वो भी पूरा देखना है, गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, तो ये सारे पोर्शंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। सारे आपको नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, मोटी मोटी किताबें ले आते हैं, सोचते हैं कि सब पढ़ देंगे, नहीं, आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है सिर्फ वही कवर करना है, हार्ड वर्क करना है, प्लस साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। सिर्फ हार्ड वर्क आपको नहीं करना है, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, पढ़िए लेकिन स्ट्रेटजी से पढ़िए, ठीक, आपको पढ़ना है प्लस आपको मॉक भी देना है, आपको रिवाइज भी करना है, और चीजें आपको मतलब एक शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। और बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सोचते कि लाओ इस किताब से भी पढ़ लूं, इस किताब से पढ़ लूं, इस नोट से भी पढ़ लूं, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक सोर्स पहले फिक्स करना है और उसी से आपको पढ़ना है, उसी से कंटिन्यू करना है, ठीक, ये कि नहीं कि आप आज आप इस सोर्स में हैं कल आप उस सोर्स में, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लस आपको एक सोर्स से पढ़ना है और उससे धीरे धीरे नोट्स भी बनाते चलना है, ताकि जब एग्जाम पास में आए तो आपकी जो रिविजन जो हो वो भी अच्छे से हो जाए, आपका जो रिवीजन जो हो वो भी अच्छे से हो, और आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लास्ट में आप मिस ना कर सके, इसीलिए आपको नोट्स भी बनाना है और मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट आपको एनालाइज भी करना है। और जिसको मॉक टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से ले कैसे दें, वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट स्लाइड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। हमारे यहाँ आपको बेस्ट से बेस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्लस आपको उसके सॉल्यूशंस भी बताए जाएंगे, और आपको एनालाइज भी करना है साथ ही साथ कि भाई आपको कौन सा पोर्शन है जो वीक है, या फिर कहाँ पे आपको और वर्क करना है। तो सेक्शन 148 से 181 इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एजेंसी में देखा जाए तो 182 से 238, मतलब ये ऐसे है जिसमें आप डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा क्या जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, चांसेस है। नाउ एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन 10 है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, 2A 2B 3 to 9, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, 2D 25 एसेंशियल एक्स, मतलब ये सारे जो सेक्शंस हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसीलिए हमने इसको एक टेबल फॉर्म में बना दिया कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें है 10 to 12 में है, माइनर होना चाहिए, साउंड माइनर, कॉम्पिटेंट, प्री कंसेंट 13 to 22 में है, लॉफुल ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन 23 to 24 में है, वॉइड एग्रीमेंट 25 से 30 में है, ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 से 36 में है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें है 37 to 67 में दिया गया है, ब्रीच एंड रेमेडीज
73 to 75 में दिया गया है। इंडेमनिटी एंड गारंटी 124 से लेकर 147 तक दिया गया है। पेमेंट इन प्लेज 148 से 181, एजेंसी 182 से लेकर 238 में दिया गया है। तो ये एक ग्राफ है बच्चों, ये एक टेबल है जिससे आप अपने सारे जो दिमाग में जो आपको जो कैलकुलेशन लगाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, वो आप फिट बैठा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम लोग ने एक सब्जेक्ट पूरा कवर कर लिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिटेल में भी पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया है और उसका एक समरी क्लास भी हो गया है। कल मिलते हैं इसी टाइम पे नए सब्जेक्ट के साथ विद न्यू एक्साइटमेंट। तो आई होप आपको मेरी क्लासेस काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।